Welcome students to the RS teaching and study material. In this video, we are going to look डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसा कि हम जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज यूपीएससी में, स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस में और अन्य ऐसे परीक्षा जहाँ जनरल नॉलेज या जीके या जीएस की चीज़ें आती हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। साथ ही इंटरनेट पे अलग अलग वीडियोस तो है, पर क्लियर कट और कंप्लीट नॉलेज किसी वीडियो में नहीं है। सो इस वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की कंप्लीट नॉलेज लेंगे, ठीक है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इसमें जो एक फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का क्लैश हुआ था वो चीज़ क्या है। साथ ही हम एक ट्रिक भी याद करेंगे ताकि हम सिंपली इसको याद कर पाएँ, रिटेन कर पाएँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Directive principles of state policies are enumerated in Part 4 of the Constitution from Article 36 to 51। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में लिखा गया, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है, ठीक है। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे या फ्रेमर्स थे, उन्होंने इस डीपीएसपी को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 से बोरो किया था, और जो कि ओरिजिनली कहाँ से कॉपीड थी या ली गई थी, तो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से आयरिश या आयरलैंड वालों ने लिया, फिर आयरलैंड से हम लोगों ने लिया। बी आर अम्बेडकर ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन का नोबेल फीचर बोला है, ठीक है। साथ ही ग्रैनुअल ऑस्टिन ने इसको इसको साथ ही फंडामेंटल राइट्स दोनों को कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की चेतना बोला है, ठीक है। ओके, सो इसमें याद क्या करना है, डीपीएसपी पार्ट 4 और 36 में है, लिया कहाँ गया से है, तो आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। ओके, सो कुछ फीचर्स हैं, क्या-क्या फीचर है, तो इसमें सबसे पहली बात कि डीपीएसपी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो डीपीएसपी बोलता है कि जब भी सरकार कोई पॉलिसी बनाए, ठीक है, या फिर कोई लॉ इनैक्ट करे, तो कृपया इन सब बातों का ध्यान रखें। सो दे डिनोट दैट द आइडियल्स दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड, ऐसे आदर्श जो राज्य, अब ये राज्य बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आगे हम पढ़ेंगे इस राज्य के बारे में। सो राज्य अपने माइंड में रखे व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड लॉज को इनैक्ट करते वक्त। सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट है क्या? State in part 4 has same meaning as in part 3 dealing with the fundamental right। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, तो आर्टिकल 36 कहता है। बट ओरिजिनली फंडामेंटल राइट कौन सी आर्टिकल है जो स्टेट को डिफाइन करती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बट 36 आर्टिकल के अंडर स्टेट को पार्ट 4 में वही मीनिंग प्राप्त है जो पार्ट 3 में प्राप्त है। ओके, ओके, सो they resemble the instrument of instructions enumerated in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक ये उसी तरीके से है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, सेम वैसे ही डीपीएसपीज उनको रिजेंबल करते हैं, ठीक है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम है, किस लिए? डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए, ठीक है। दे आर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट लाइक इंडिया। So DPSPs very important. They are non-justiciable in nature. That is, they are not legally enforceable by the court for their violation। यानी कि इनके violation पे ये आप कोर्ट में जाके इनको या फिर ऐसा कुछ इसका हम शिकायत नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं कि हम कंप्लेन करें कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही है। सो ओके, तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। It also says that Article 37 itself says that principles are fundamental in governance of the country, and it shall be duty of state to apply these principles in making laws। Okay, so Article 37 DPSPs के utility या फिर use को बताता है। DPSP की utility क्या होगी, ये कौन सा आर्टिकल बताता है, तो आर्टिकल 37 बताता है। 36 क्या कहता है, स्टेट की मीनिंग बताता है कि वही स्टेट की मीनिंग है जो पार्ट 3 में है, वही पार्ट 4 में भी रहेगी, कुछ चेंज नहीं आएगा। 37 कहता है कि जब भी आप कोई भी फंडामेंटल प्रिंसिपल बनाइए गवर्नेंस ऑफ कंट्री के लिए, तो ये ध्यान रखिए कि ये सब प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई करिए सच लॉज को बनाने के लिए, ठीक है। ये हेल्प करते हैं किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं नेचर में। सो ईजिली कोर्ट जो होती हैं वो किसी भी लॉ को या ऑर्डर को या फिर किसी भी लॉ को ये इन्हीं डीपीएसपी से चेक करती हैं कि क्या जो डीपीएसपीज में लिखी गई बातें हैं उनका ध्यान रखा गया है लॉ को फॉर्मुलेट करते वक्त या नहीं, ठीक है। ओके, सो हम डीपीएसपीज को 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, और ये फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में कि कौन सी डीपीएसपी की आर्टिकल गांधीयन पॉलिसीज पे है, कौन सी लिबरल पॉलिसीज पे है और कौन सी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे है। ओके, सो क्लासिफिकेशन डीपीएसपी को 3 तरीके से किया गया। लिबरल,
लिबरल, सोशलिस्ट और गांधीयन। इसको करने का मतलब ये था कि गांधीयन प्रिंसिपल यानी जो गांधी जी के सपनों का भारत था, उसको थोड़ा-सा हम लोगों ने चरितार्थ करने का कोशिश किया। साथ ही वेलफेयरिस्ट पॉलिसीज़ को अपनाने के लिए हम लोगों ने सोशलिस्ट प्रिंसिपल, साथ ही इन दोनों के अलावा हमको कुछ लिबरल आइडियाज़ या कुछ लिबरल पॉलिसीज़ भी चाहिए थी, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। तो हम इन 3 बेसिस पे इनको क्लासिफ़ाई करते हैं, किसको? टीपीएसपीज़ को। ये कुछ आर्टिकल्स हैं, आप देख लीजिए। सोशलिस्ट में 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47, साथ ही आर्टिकल्स गांधीयन प्रिंसिपल्स के 40, 43, इनको डिटेल में हम आगे अभी पढ़ेंगे, पर आप एक लुक ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स पे कौन सी बेस्ड हैं। सो बेसिकली गांधीयन प्रिंसिपल का मतलब वही है कि जो गांधी जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करे। कौन सी आइडियोलॉजी? गांधी जी का था कि रूरल इकोनॉमी या जो रूरल इंडिया है वो एक्चुअली सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए। सो गांधी जी का मतलब था कि गांधी जी का कहना था कि जो भी हमारा मेन पावर हो, सेंट्रल पावर हो, वो विलेजेस में रहे, विलेजेस हमारी सेल्फ सफिशिएंट रहे। ठीक है। सो इसके लिए उन्होंने ये उनके आदर्शों पे चलना है, ये इस प्रिंसिपल में हम देखेंगे। सो उसमें सबसे पहले आता है कौन सा? विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना, आर्टिकल 40। सो अंडर आर्टिकल 40 स्टेट हैव टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। सिर्फ ऑर्गेनाइज ही नहीं, इंडाउ देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए, सेल्फ गवर्नमेंट है ना, सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट के लिए आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत की बात होती है। आर्टिकल 43 to promote cottage industries on an individual or cooperation basis in rural areas। ठीक है। आर्टिकल 43 क्या कहता है? पहला तो हो गया विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज को। 43 कहता है रूरल एरियाज में प्रमोट करिए कॉटेज इंडस्ट्री यानी लोकल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, इंडिविजुअल बेसिस पे साथ ही कोऑपरेशन बेसिस पे, दोनों। ठीक है। फिर आर्टिकल 43 बी क्या कहता है? 43 बी कहता है कि हमको प्रमोट करना है वॉलंटरी फॉर्मेशन। ये ध्यान रहना है कि हम इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज याद कर लेते हैं, बट ये भी ध्यान देने वाली बात है कि फॉर्मेशन वॉलंटरी होनी चाहिए, फंक्शनिंग ऑटोनॉमस होनी चाहिए, कंट्रोल हमारा डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए, और मैनेजमेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। 43 बी बाद में ऐड की गई है, किस अमेंडमेंट से, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 कहता है कि हमको प्रमोट करना है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, किनका किनका? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर वीकर सेक्शन जो सोसाइटी के हैं। इतना क्या क्या? एजुकेशन उनका, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका, किसका किसका? एससीज, एसटीज और वीकर सेक्शन। साथ ही उनको हम प्रोटेक्ट भी करना है हमें सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से। ठीक है। स्टेट हैव टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन अंडर आर्टिकल 46। ओके। नाउ आर्टिकल 47 गांधी जी इसके बहुत खिलाफ थे, क्या? इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स का। सो ये भी गांधी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। ओके। एंड अनदर इज आर्टिकल 48। 48 simple, to prohibit slaughter of cows, calves and other milch and draught cattle to improve their breeds। okay, so article 48 क्या कहता है कि slaughter cow, calves और other milch और draught cattle जो होती हैं उनके breeds को improve भी करना है, साथ ही उनके जो slaughtering है उसको prohibit करना है। ओके ओके, तो ये सारी गांधीयन प्रिंसिपल्स थी। ओके। नाउ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल यानी सोशलिस्ट, यानी सोशलिस्ट से आपको मन में ये लाना है कि वेलफेयर, आम जनता की वेलफेयर के लिए। ओके। इसमें सबसे पहला आर्टिकल है हमारा 38, जो खुद ये बताता है। आर्टिकल 38 बेसिकली हमको डीपीएसपीज का एम बताता है। फाइनली एम क्या है डीपीएसपी का, ये कैसे पता चलेगा? आर्टिकल 38 से क्या कहता है? टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिएटेड बाय जस्टिस। परमिएटेड बाय जस्टिस, ये ध्यान देना है। कौन सी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। ये कोट कहाँ से लिया गया है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस कहाँ से आया है? ये कमेंट में बताइए। साथ ही ये प्रीएम्बल में भी हमारे लिखा है इसी तरीके से। सो इसका सोर्स क्या है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस का। ओके। सो ये आर्टिकल 38 कह रहा है कि हमको प्रमोट करना है वेलफेयर लोगों का, सिक्योर करना है एक सोशल ऑर्डर जिसमें जस्टिस परमिएट करे। कहाँ, कौन कौन सा जस्टिस? तो सोशल भी हो, इकोनॉमिक जस्टिस भी हो, पॉलिटिकल जस्टिस भी हो। साथ ही ये जो क्लॉज है कि मिनिमाइज करना है इनइक्वालिटी, स्टेटस, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी, ये बाद में ऐड हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। ये एक अमेंडमेंट से ऐड हुआ है जिसका नाम है, जो हम अभी आगे देखेंगे डिटेल में सारे अमेंडमेंट्स जिससे डीपीएसपीज में नए एडिशन हुए। सो प्लस इसको आर्टिकल 38 के इस पार्ट को हमको याद रखना है। ठीक है। कौन कौन सी इनइक्वालिटी? इनकम की इनइक्वालिटी, स्टेटस की इनइक्वालिटी, फैसिलिटीज की इनइक्वालिटी और अपॉर्चुनिटीज की इनइक्वालिटी। ठीक है। फिर बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस डीपीएसपी। इसके पीछे बहुत स्टोरीज हैं। पूरी जो बेसिक
लड़ाई हुई थी केशवानंद भारती केस, फिर गोलकनाथ, फिर केशवानंद भारती। सो सारा जड़ ये आर्टिकल 39 ही था, जिसको लेके इतना इशू क्रिएट हुआ था। सो इसको हम डिटेल में देखते हैं। सो आर्टिकल 39 कहता है स्टेट को कि आप पहले सिक्योर करिए क्या क्या। इसमें 6 अलग अलग वो है सब क्लॉजेस। सो फर्स्ट है द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? आर्टिकल 39 ए क्या कहता है? स्मॉल ए है, हाँ, 39 ए, द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। बी है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। तो बी हो गया। सी कहता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। 39 बी और 39 सी डेफिनेटली याद रहना चाहिए। ओके, ये मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, फिर 39 बी कहता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कम्युनिटी। ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं किसी कम्युनिटी की वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो फॉर कॉमन गुड। ठीक है, साथ ही सी क्या कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यूअर हैंड, यानी कुछ ही लोगों के पास ढेर सारी रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, इसका भी ध्यान आपको रखना है। किसको रखना है? स्टेट को रखना है। स्टेट क्या है? वही स्टेट है जो पार्ट थर्ड में आर्टिकल नंबर 12 में है। आर्टिकल 12 जो स्टेट के डेफिनेशन देता है, सेम वही डेफिनेशन आर्टिकल 36 भी लगाता है। कहता है कि यही सेम डेफिनेशन स्टेट की रहेगी। ठीक है, फिर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये डी के पार्ट है। फिर ई है 39 ई कहता है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज। फोर्सिबल एब्यूज और हेल्थ दोनों ध्यान रखना किसका? वर्कर्स और चिल्ड्रंस का। ठीक है, साथ ही ये 39F ये भी बाद में ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये भी हम देखेंगे क्या है। सॉरी, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये है आर्टिकल 39। अब देखेंगे हम 39A। 39A क्या कहता है? टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। ये भी बाद में ऐड किया गया है कौन से अमेंडमेंट द्वारा? 42nd अमेंडमेंट द्वारा। क्या? 39 कैपिटल ए कहता है प्रमोट करिए इक्वल जस्टिस और प्रोवाइड करिए फ्री लीगल एड all the poors. Okay, article 41 important, to secure the right to work, education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness और disablement। 4 कैटेगरीज में, किसमें? अनएम्प्लॉयड हो, ओल्ड एज हो, सिक हो या डिसेबल हो पर्सन, तो उसको कौन कौन से राइट मिलेंगे? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस। ये तीनों चीज स्टेट सिक्योर करेगी। किसको किसको? अनएम्प्लॉयड, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबल्ड। ओके, आर्टिकल 42 वेरी इंपॉर्टेंट, ये जस्ट और ह्यूमेन कंडीशन फॉर वर्क और मैटरनिटी रिलीफ के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 42। 43 कहता है कि एक वेज यानी लिविंग वेज होनी चाहिए, साथ ही डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो, सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज वर्कर्स के लिए हो, इन सब का भी ध्यान स्टेट को रखना होगा। ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी बातें वेलफेयर की हो रही हैं। पहला वेलफेयर करना है, जस्टिस, ओके, लोगों का सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, साथ ही इनइक्वालिटी मिनिमाइज करनी है। दूसरा 39 में 6 अलग अलग वो है। 39A में फ्री लीगल एड की बात हो रही है, ठीक है, वेलफेयर लोगों का। 41 में एजुकेशन, वर्क और पब्लिक असिस्टेंस किसको? 4 लोगों को मिलेगा। ठीक है, 4 डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों को, अनएम्प्लॉयड हो, ओल्ड एज हो, सिक हो, डिसेबल हो। फिर मैटरनिटी रिलीफ और ह्यूमन वर्किंग कंडीशन हो वर्कर्स के लिए, साथ ही जो वेज मिले वो लिविंग वेज हो, बहुत कम ना हो, उसमें अच्छा जीवन यापन भी हो सके, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले, साथ ही सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी सबको मिले। 43A कहता है कि बहुत इंडस्ट्रीज के ओनर जो थे वो अकेले मैनेजमेंट करते थे इंडस्ट्रीज का, जिससे वर्कर्स के हित में फैसले नहीं होते थे। सो 43A ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, जिसमें ये बोला गया कि अब से जो वर्कर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट में इंडस्ट्रीज के। ओके, सो वर्कर विल नाउ ऑल्सो पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। नाउ आर्टिकल 47 कहता है क्या? कि अब न्यूट्रिशन का लेवल रेज करना है, स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल को बढ़ाना है, साथ ही पब्लिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पब्लिक हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ पीपल और न्यूट्रिशन का लेवल, ये तीनों चीज आर्टिकल 47 में है। 47 न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ का इंप्रूवमेंट। ओके, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल हुआ, गांधीयन हो गया, सोशलिस्ट हो गया। अब हम आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल पे। सो लिबरल इंटेलेक्चुअल सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 44 जो कि अभी चर्चा में भी है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि एक अभी स्टेट हुआ है जो पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में अपना खुद का यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया है। वो कौन सा स्टेट है? प्लीज डू कमेंट। उससे पहले गोवा के पास अपना खुद का
ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कि पोर्टुगीज द्वारा दिया गया है। ओके, सो पोर्टुगीज सिविल कोड है उनके पास, बट अभी इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला स्टेट कोई और बना है, सो उसको कमेंट में आप बताइए। सो आर्टिकल 44 यही कहता है कि जो सिटीजन्स हैं थ्रू आउट कंट्री उनको एक कॉमन सिविल कोड मिले, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। 45 कहता है कि टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, आर्टिकल 45 कहता है कि हमको चाइल्डहुड केयर भी देना है, एजुकेशन भी देना है सभी बच्चों को अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। साथ ही 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसको अंडर आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट भी बना दिया है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि आर्टिकल 45 डीपीएसपी में भी है, प्लस ये इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक फंडामेंटल राइट भी बताया है। ओके, फिर आर्टिकल 48 क्या कहता है कि टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, calves एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल टू इंप्रूव देयर ब्रीड। ये लास्ट स्लाइड में हमने देखा। ओके, 48A जो बाद में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। साथ ही यूपीएससी इस पे बहुत क्वेश्चन पूछती है क्या, कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दो स्टेटमेंट देंगे कि टू प्रोटेक्ट, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी के इन्वायरमेंट रिलेटेड उसमें क्या डिफरेंसेस है सेंटेंस के। ओके, सो उन दोनों को आप ध्यान से पढ़ना है। आपको पहले तो ये भी देखना है कि इसकी वर्डिंग्स कैसे हैं डीपीएसपी की, फिर फंडामेंटल ड्यूटी हमें क्या कहता है नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, सो 48 कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। नाउ आर्टिकल 49 कहता है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट प्लेसेस ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये ध्यान देना कि इसको ये लोग फंडामेंटल ड्यूटी बता के दिखाते हैं कि टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, पर नहीं, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, डीपीएसपीज है। ओके, किसी भी हिस्टोरिकल इंटरेस्ट का या मॉन्यूमेंट हो, ऐसा कोई प्लेस हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, उसका प्रोटेक्शन स्टेट को करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता वो। ओके, ये ध्यान देना, यही दो स्टेटमेंट्स कंफ्यूजिंग देते हैं। ठीक है, 48A और 49। अब आर्टिकल 50 सिंपल है, टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 51 भी टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस और ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशन को। ठीक है, साथ ही इंटरनेशनल लॉ ट्रीटी इन सबको ऑब्लिगेट करना, साथ ही जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उसमें आर्बिट्रेशन करना। सो ये इतना हमारा फंडामेंटल, सॉरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज था। तीन उसमें हम लोगों ने डिवाइड किया था, आपका गांधीयन, सोशलिस्ट और लिबरल इंटेलेक्चुअल। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से नए डीपीएसपीज ऐड हुए हैं। सो 42nd अमेंडमेंट ने 4 डीपीएसपीज ऐड किया, जो मैंने बताया, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी एंड हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये आर्टिकल 39F में आता है। ओके, फिर टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, ये 39 कैपिटल ए में आता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 43A में अभी मैंने बताया क्या, कि वर्कर्स ऑफ इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत हुआ उनका सिर्फ काम करना। ओके, और 48A क्या कहता है कि हमको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ये सब चीजें 1976 के अमेंडमेंट एक्ट से आई थी। ठीक है, अब आर्टिकल 44 से एक चीज ऐड हुई थी जिसको मैंने बताया आपको कि आर्टिकल 38 के सेकंड वाले पार्ट को आपको याद करना है, कौन सा, कि स्टेट को मिनिमाइज करने इनइक्वालिटी, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज, इन चारों में जो इनइक्वालिटी प्रिवेल करे उसको कम कौन करना है, स्टेट को कम करना है। ठीक है, सो ये 44th अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। 86 अभी देखा हमने, आर्टिकल 45 में बोला गया कि एलिमेंट्री एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट रहेगा अंडर आर्टिकल 21A। और 97 वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फॉर्मेशन, इसमें याद करिए चार था, वॉलंटरी फॉर्मेशन होना चाहिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए, और एक और कुछ था, वो प्लीज देखिएगा। ओके, अब ये चार इतनी नए अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किए गए हैं। ओके, नाउ तो चलिए ब्रीफली हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच की डिबेट क्या थी। सो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को लेके जैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, उसके बाद से ही अलग अलग चीजें आने लगी सामने। इसी के चलते पहला चप्पकम दुरई राजन केस आया 1951 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, फंडामेंटल राइट विल प्रिवेल ओवर डीपीएसपी, एंड इफ पार्लियामेंट वांट दे कैन डू, क्या, डीपीएसपी को वो अगर ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना होगा। ठीक है, जिसको देखते हुए पार्लियामेंट ने पहला अमेंडमेंट एक्ट पास किया और कुछ लॉज बनाए, जिसमें एक इंपॉर्टेंट था कि 9th शेड्यूल बनाया, जिसमें कुछ ऐसे लॉज को रखा जो जुडिशियल रिव्यू जिनका नहीं हो सकता। इसके बाद सेकंड केस आता है गोलकनाथ केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने अर्लियर डिसीजन से बदल जाती है, कहती नहीं, फंडामेंटल राइट ही हमेशा रहेंगे और पार्लियामेंट इन सबको अब्रिज या टेक अवे नहीं कर सकता, क्योंकि ये सैक्रोसैंक्ट है नेचर में। ये स्टेटमेंट याद रखिए,
सैक्रोसैंक्ट किस केस में आया था? तो गोलकनाथ केस में आया था। सैक्रोसैंक्ट फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में कहा था कि क्योंकि ये सैक्रोसैंक्ट है तो आप इनको अब्रिज नहीं कर सकते, जिसका जवाब गवर्नमेंट ने दिया 24th अमेंडमेंट एक्ट से, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट है, हम पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाएगी और इसको अब्रिज कर सकती है या टेक अवे कर सकती है। ठीक है, फिर इसी के बाद उन्होंने किसने पार्लियामेंट में एक नया अमेंडमेंट लाया, वो है आपका 25th, जिसके अंडर आर्टिकल 31C ऐड किया गया। ओके, आर्टिकल 31C में 2 क्लॉज थे, जिसको सिंप्लीफाई ऐसे करें तो अगर जहाँ-जहाँ डीपीएसपी का 39B और 39C आता, 39B है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज और 39C है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ओके, अगर जहाँ-जहाँ इन दोनों से रिलेटेड कोई भी लॉ आए, देखिए इसका क्यों मतलब था, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स आए। अब लैंड कुछ ही लोगों के हाथों में ढेर सारे लैंड्स थे और बाकी मेजर पॉपुलेशन गरीब थी, जिसके पास जमीन था ही नहीं। सो वही कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यूअर हैंड्स। सो अगर जहाँ-जहाँ कुछ ऐसे लॉज आते हैं, वहाँ-वहाँ फंडामेंटल राइट कर्टेल होगी। वो कौन-कौन से फंडामेंटल राइट? तो 14 इक्वालिटी का, 19 जो आपको फ्रीडम देता है और 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट था, जिसको 44th अमेंडमेंट एक्ट ने, ये 1978 है, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए ना, 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इसको अबॉलिश कर दिया। ठीक है, तो इसमें एक 25th अमेंडमेंट एक्ट में सेकंड क्लॉज था कि ऐसे जो भी लॉज आए और ये जो चीज खुद है, इसको जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स का कर्टेल कर दिया गया इसी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, सो 25th अमेंडमेंट एक्ट में 2 चीजें आई, कौन-कौन सी आई? सिंपलीफाई करें तो पहला कि अगर 39B और 39C आते हैं तो आपके 14, 19 और 31 के फंडामेंटल राइट कर्टेल होंगे और इसको आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो 24th अमेंडमेंट एक्ट, 25th अमेंडमेंट एक्ट और गोलकनाथ केस में का जो भी जजमेंट था, उन सबको लेके क्लब करके केशवानंद भारती केस होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, चंपकम दोरई राजन केस में जो फैसला था वो सही था कि फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है भाई डीपीएसपी से, और पार्लियामेंट भी बहुत ताकतवर है, तो वो चाहे तो बदल सकती है अमेंडमेंट ला के, लेकिन उनको ध्यान रखना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो खत्म ना हो या उसको कोई इम्पैक्ट ना हो। साथ ही केशवानंद भारती केस में 25th अमेंडमेंट एक्ट के जो सेकंड क्लॉज था ना, ये कि जिसका जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकता, इसको बोला कि नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि जुडिशियल रिव्यू भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है या बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो एक ये, फिर इस केस में गवर्नमेंट को थम्स अप मिल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कहती नहीं आप चेंज कर सकते हैं। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट ला दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अभी तक तो हमने सिर्फ 39B और 39C बोला था, लेकिन अब हम किसी भी फंडामेंटल सॉरी किसी भी डीपीएसपी को अगर हम लाएंगे तो आपके 14, 19 और 31 नहीं चलेंगे। सो ये 42nd अमेंडमेंट में आ गया कि जो लीगल प्राइमेसी और सुप्रीमेसी है वो होगी डीपीएसपी की, किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट। यानी 42nd अमेंडमेंट ने कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट नीचे रहेगा किससे? डीपीएसपी से। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में बोला कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना ही है हमारे हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का। ठीक है, ये हार्मोनियस रिलेशनशिप वाला क्लॉज पूछता है कि किस केस में बोला है, तो मिनर्वा मिल्स केस में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच एक हार्मोनियस रिलेशनशिप रहना चाहिए। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन एफआरस एंड डीपीएसपी। ओके, सो दिस इज ऑल। सो प्रेजेंट सिचुएशन ये है, इसको ध्यान से सुन लीजिए कि अगर फंडामेंटल राइट है तो हमेशा डीपीएसपी के ऊपर रहेगा, लेकिन डीपीएसपी अगर 39B और 39C के अंदर बन रही हैं तो आपके आर्टिकल 14 और 19, क्योंकि 31 तो अब खत्म हो गया, सो आपके आर्टिकल 14 और 19 कर्टेल होंगे। प्रेजेंट सिचुएशन यही है कि अगर 39B और 39C आते हैं प्ले में तो 14 और 19 बाहर हो जाएंगे उसी समय। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि हम कैसे इस पूरे आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट मैथ बुक कॉलम आता है। सो वो आप देखिए, कुछ चीजें कंसिडर करनी होगी। पहली ये कि आर्टिकल 36 सिंपल है, स्टेट को डिफाइन करती है। ठीक है, फिर आर्टिकल 37 ये किस तरीके से एप्लीकेशन होगा डीपीएसपी का उसको बताता है। ठीक है, साथ ही 38 एम बताता है या उसका यूज बताता है डीपीएसपी का मेन। ठीक है, ओके, ये चार्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको मेमोराइज करिए जितनी बार हो सके। लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं कि सिंपल 36, 37, 38 आपको इस तरीके से याद करना है। 36 में स्टेट्स को डिफिनीशन किया गया है। ठीक है, 37 में आपको प्रिंसिपल्स हैं कि स्टेट जब भी कोई नया पॉलिसी बनाएगा तो 37 का यूज करेगा। ठीक है, सॉरी मतलब डीपीएसपी का यूज करेगा। और 38 हो गया कि ऑथराइज करता है स्टेट को कि सिक्योर करे एक सोशल ऑर्डर, किस लिए?
प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, ओके, हमेशा। 39 क्या है? सो 39 सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ और पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय स्टेट। इसमें 6 अलग-अलग पॉलिसीज थी। क्या-क्या? वो आपको डिटेल में देखनी होगी और 6 की 6 याद करनी होगी और मोस्ट इंपोर्टेंटली 39 बी और 39 सी तो याद होनी ही चाहिए। ओके, फिर 39 ए में फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस की बात होती है। 40 में हमारा विलेज पंचायत, 41 में राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, 42 में प्रोविजन फॉर जस्ट और ह्यूमेन कंडीशन और मैटरनिटी रिलीव्स हमको 42 में मिलता है। 43 में लिविंग वेज की बात की जाती है। 43 ए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 43 बी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, 44 सिविल कोड, सबसे सिंपल याद रहना ही चाहिए। 43 बी याद रहना ही चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है, ठीक है। 43 ए ऐसे याद कर लीजिए कि बहुत हुआ भाई। अब 43 ए में लोगों ने बोला कि जब जो वर्कर है वो भी पार्टिसिपेट करेगा इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में, ओके। फिर 44 सिविल कोड हो गया। 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर, जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनको चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना और एजुकेशन प्रोवाइड करना। 46 एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज, एसटीज और अदर वीकर सेक्शन। 47 कहता है कि स्टेट को रेज करना है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इम्प्रूव करना है पब्लिक हेल्थ को। ये भी 47 में है। 47 क्या है? पब्लिक हेल्थ रिलेटेड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिलेटेड। 48 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, इंपॉर्टेंट। 48 ए भाई इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक है, फॉरेस्ट का सेफगार्ड। 49 याद रखना है मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट और प्लेसेस का प्रोटेक्शन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये एक डीपीएसपी है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो विद दिस लेक्चर कम्स टू एन एंड। ये कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो लेक्चर हो गया बट डिटेल्ड वीडियो है डीपीएसपी पे। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप एक वीडियो ये देख लेते हैं सो आपके करीब 90 टू 95 क्वेश्चंस आप इसी वीडियो से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसको मेमोराइज करना है आपको, सो आप एक कॉपी पे जितनी बार लिख के याद कर सको आर्टिकल्स लिखिए और शॉर्ट फॉर्म में उनको कि आर्टिकल 40 है तो विलेज पंचायत, ठीक है, फिर आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये ऐसे सिंपल सिंपल तरीके से याद करिए और जितनी बार हो सके उसको मेमोराइज करिए। सो थैंक यू विद दिस, थैंक यू सो मच।